को पैरालिसिस हो जाता है एक साइड से, किसी को। 4 पिलर्स है हमारे हेल्थ के। तो WHO ने बहुत क्लियरली इस चीज को कहा है कि 2030 तक। तो ये सर्दी जुकाम बुखार भी मतलब जो वायरस होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं अंदर। मेजॉरिटी ऑफ टाइम वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। आप डिफरेंशिएट करो जंक फूड क्या है और एक हेल्दी फूड क्या है। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल ऐड किए जाते हैं और वो पहले तो 15-20 साल लोग जिम जाते नहीं, 40 के बाद जिम जाना चालू करते हैं। अब सबसे ज्यादा न्यूज आती है कि हार्ट अटैक आ जाता तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ था, तो अगर ये आपके हार्ट में अटक गया तो आपको हार्ट अटैक आएगा। जो खुश इंसान है वो अगर पानी में डालता है ना बॉडी में, तो वो घी बन जाता है। है। तो पपाया और दूध का शायद दोस्ती नहीं है। आप बताओ कितना मिथ है। आयुर्वेदा स्ट्रांगली बिलीव करता है कि 25 से लेकर 35 तक वाला जो बंदा है उसको एक स्ट्रॉन्गर, हेल्दी और मेंटली स्ट्रांग बना रहना है, तो क्या करना चाहिए। मेघना मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले सवाल लोगों से ही पूछता हूँ कि फाउंडर का कोई तो सपना होता है, तो आपका सपना क्या है एज ए फाउंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अभिषेक बुलाने के लिए। मेरा सपना है कि मैं 1 बिलियन लोगों की मदद कर पाऊँ, और ये बहुत ही ऑडेशियस ड्रीम है। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, मुझे भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है, मैं इससे मना नहीं करूँगी। बट ये बहुत ही एक स्टोरी के साथ बैक्ड है। आप अगर WHO का डेटा देखेंगे तो WHO ने बहुत क्लियरली इस चीज़ को कहा है कि 2030 तक के 2.4 बिलियन लोगों को पूरे विश्व भर में ऐसी समस्याएं होंगी जिसमें फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये डेटा ऑलरेडी बाहर है, पब्लिक में है, और WHO बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि रिहैबिलिटेशन सिस्टम जो होता है पूरे वर्ल्ड का, इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाए। क्या होता है थोड़ा थोड़ा और इलुमिनेट करके बताओगे आप। तो रिहैबिलिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस होती है जो किसी भी इंसान को अगर कोई बीमारी हुई है या कोई चोट लगी है या कोई विकलांगता है, जन्म से ही विकलांगता हुई है, तो उसके लिए कुछ ऐसे मेथड्स या ऐसी थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल को जी सके। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रेट बढ़ रहे हैं, जो बीमारियां हैं वो सब क्रॉनिक होती जा रही है, थोड़ी लंबी समय तक की जाती है, और ये आपकी पूरे बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो रिहैबिलिटेशन में सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी, प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोटिक्स जो सपोर्टर डिवाइसेस होते हैं, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक इंसान है उसको विकलांगता से हम बचा सके और वो अपनी पूरी जो लाइफ टाइम है, जीवन है, उसको एक्टिवली जी सके। राइट, तो ये है रिहैबिलिटेशन। अभी जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर आप डेटा भी देखेंगे, सारी कंट्री, सिंगापुर है, जापान है, इसमें एल्डर्स रेट बड़ा है कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन। हम लोग अभी इंडिया में हैं जो सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन माना जाता है, लेकिन आगे चल के यही यंग पॉपुलेशन ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इनको ज़रूरत पड़ेगी ऐसी सर्विसेज की जो दवाइयों पे नहीं, लेकिन ऐसी लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ पे फोकस्ड हो जो उनको एक्टिव रख सके। ये रिहैबिलिटेशन करता है। वाओ। और फिजियोथेरेपी उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अगर 2.4 बिलियन में से अगर हम 1 बिलियन का जिम्मा उठा ले तो कितना अच्छा। काफी बड़ी जिम्मेदारी आप लेने की कोशिश Yes, कर रहे हो। right. तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपने बोला कि कोई बचपन से कोई बीमारी हो, पोलियो भी आती है इसमें, तो पोलियो आता है, बिल्कुल। क्या पोलियो ठीक हो सकता है। पोलियो को पहले तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन की मदद से, लेकिन कई लोग हैं आज के ज़माने में भी जिनको पोलियो का वैक्सीन नहीं मिला था, जिसके वजह से वो विकलांग रह गए, और उसके लिए फिजियोथेरेपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़, रिहैबिलिटेशन की मदद से हम चलना सिखा सकते हैं दोबारा। इज इट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। मैंने नहीं सुना था ऐसा कभी। इट इज़, दे विल नॉट वॉक नॉर्मली एज वी वॉक, बट वो चल पाएंगे। उनके लिए उनको ऑर्थोटिक डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। उनके पैर कमज़ोर है लेकिन उनका स्पाइन, हाथ वो तो स्ट्रांग है, हम उनको स्ट्रांग बना के उनको चलना सिखा सकते हैं। किसी को पोलियो की वैक्सीन लगी हो और उसको फिर भी उसको पोलियो हो सकता है क्या। बहुत कम चांसेस। ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम चांसेस है। पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, लेकिन लकीली आज हमारे वैक्सीन इतने अच्छे हो गए हैं
कि लोगों को पोलियो इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे पहले हुआ करता। कंप्लीटली क्योर नहीं हुआ नहीं ये? होता, नहीं। एक बार हुआ तो वो क्योर नहीं होता, उसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट ज़रूर कर सकते मतलब आपकी स्पेशलिटीज क्या है, मतलब आप किस में फोकस कर रहे हो सबसे ज्यादा? हैं। हम लोग फिजियोथेरेपी के 4 एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। सबसे पहला होता है मस्कुलोस्केलेटल रिहैबिलिटेशन, मतलब कि आपकी हड्डियों और मसल्स और जॉइंट्स का फिजियोथेरेपी करना। दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, जहाँ पे पैरालिसिस के पेशेंट्स या जो बर्थ से जैसे विकलांग बच्चे हैं, जो एक और एक डिसऑर्डर होता है जिसको सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं। बच्चे जन्म से ही ब्रेन डैमेज के साथ जन्मते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हाथ पैर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, वो चल फिर नहीं पाते हैं। तो ये हमारी स्पेशलाइजेशन है दूसरी। और तीसरी है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको हार्ट रिलेटेड अगर कोई बीमारी है या लंग्स रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसको हम ठीक या रिहैबिलिटेट करने में फोकस करते हैं। और जो चौथा एस्पेक्ट है वो है पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन। जो विमेन है इनमें जो पेल्विक फ्लोर ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, जो हमारे बर्थिंग, प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपोज के समय वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसमें पेन भी हो सकता है, बैक पेन जैसे इश्यू होते हैं, या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन में कंट्रोल ना रहना, ऐसे इश्यूज आते हैं। तो इसको भी रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। ये 4 जगह है जहाँ पे हम लोग फोकस करते पर हैं। आप मेरे को कुछ देर पहले बता रहे थे कि जैसे जो जो पैरालिसिस हो जाता है एक साइड से किसी को, उसमें और ज्यादा स्पेशलिटीज है, वो किस सेगमेंट में आता है? राइट, ये न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन ओके, में दिस इज आता अनदर है। वन क्या? ये कुछ अलग तरीके का? नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का पार्ट है। न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल मतलब आपकी ब्रेन और नर्व से रिलेटेड। जब आपकी चेहरे की नस जो होती है, जिसे हम 7th क्रेनियल नर्व कहते हैं, ये आपके कान के पीछे होती है, ठीक है। इस एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसको हम बेल्स पॉल्सी कहते हैं। ये किसी भी छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 70-80 साल के इंसान को किसी भी वक्त हो सकती है, और ये होती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ तो आपके कान की जो नस है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। लेकिन ये कान में जो नस ऐसी जगह पे होती है जहाँ बहुत छोटी जगह है उस नस को पास होने के लिए, तो वो सूजन जो है वो नस को अंदर से दबा देती है, और वो दबाव के कारण एक साइड का जो फेस है ये पूरा पैरालाइज हो जाता है इंसान का, और ये एकदम इमीडिएट होता है। तो बहुत से लोग होते हैं, ये ट्रैवल करते हैं, एसी के नीचे बैठ के बहुत समय तक के रह गए, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से वायरस अटैक कर देता है बॉडी का। और ये वायरस कहीं बाहर से नहीं आता, हमारी बॉडी के अंदर ही सारे जो वायरसेस होते हैं ये सप्रेस्ड होते हैं। अच्छा, जो हमारे बचपन से जो वायरस हमारे बॉडी में है ये सप्रेस स्टेट में रहते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको दबा के रखा हुआ है, मतलब है बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर है। ये भी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बॉडी के अंदर ही है ये सारे वायरसेस, जो हमको बचपन में चिकन पॉक्स होता है, मीजल्स होता है, ये सारे वायरसेस वैक्सीन से हम एक मात्रा को कम कर देते हैं। और ये जो एकदम छोटे स्ट्रेन्स एकदम दबे हुए हैं, हमारी इम्यून सिस्टम इनको रोक के रखी है। जिस समय आपका इम्यूनिटी ड्रॉप हुआ, ये सारे वायरसेस रीएक्टिवेट हो जाते हैं, और रीएक्टिवेट होके ये हमारे कुछ बॉडी एरियाज पे अटैक करते हैं। और कई बार जब ये अटैक ईयर पे हो जाता है, कान पे हो जाता है, तब सूजन आने की वजह से आपकी नस दब गई, नस फंक्शन करना बंद हो गई, और आपका एक साइड का फेस कंप्लीटली पैरालाइज हो गया। तो ये सर्दी जुकाम बुखार भी, मतलब जो वायरस होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं अंदर, बाहर से नहीं लगते? बाहर से नहीं लगते, ऐसा नहीं है कि बाहर से नहीं लगते, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जब बच्चे स्कूल जाना चालू करते हैं और एकदम सर्दी जुकाम बुखार उनको बहुत ज़्यादा होने लग जाता है? वो घर पे रहते हैं तो उनको कम होता है, बट जैसे स्कूल में जाते हैं और वो स्टार्ट हो जाता है। राइट, सो पहले तो बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलपिंग सिस्टम होता है, ये इतना स्ट्रांग नहीं हुआ होता है, ठीक है। इसलिए बच्चे बहुत आसानी से कोई भी इन्फेक्शन को पकड़ सकते हैं। दूसरा, आपको कितने सिवियरिटी में प्रॉब्लम हो रही है वायरस की वजह से, वो डिपेंड करता है वायरस की मात्रा कितनी है आपके बॉडी में। अगर वायरसेस बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन होगा, है ना। तो आपके बॉडी के अंदर पहले भी थे कुछ वायरस, बट बाहर से और भी ट्रांसमिट हुए, तो लोड बढ़ गया, आपके इम्यून सिस्टम उसको नहीं स्ट्रांगली रोक पाई, और तब जाके आपको सर्दी जुकाम हो गया। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो क्या किया जाए उसके लिए? सो 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें आपकी सबसे पहले आती है वो है गट हेल्थ। आपके पेट के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पेट में
नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं. दे कैन फाइट अगेंस्ट दीज वायरसेस. दूसरा होता है आपके बोन में एक बोन मैरो करके एक पार्ट होता है जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सारे ब्लड सेल्स को बनाता है. इसकी मात्रा अच्छी होना ज़रूरी है, और वो मात्रा अच्छी होने के वजह से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रह सकती है. तो ये एक है. तो आप डाइट जो है आपका, उसमें अगर आप फर्मेंटेड फूड को इनकॉर्पोरेट करते हो, अगर आप गुड फाइबर कंटेंट डालते हैं, तो वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखेगा. लेकिन साथ ही साथ डाइट के साथ एक अच्छी स्लीप पैटर्न होना, अच्छा मेंटल हेल्थ होना, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, एक लाइफस्टाइल, एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ओवरऑल बॉडी बैलेंस को बनाए रखने के लिए. पर मैडम एक बात अपन समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि अपन आज ये बात क्यों कर रहे हैं, मतलब इतनी मेंटल मतलब स्लीप की बात क्यों कर रहे हैं, हम आज इतना इम्यूनिटी सिस्टम की क्यों बात कर रहे हैं. शायद मेरे पापा ने तो कभी नहीं करी होगी, मेरी दादी ने भी कभी नहीं करी होगी, और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनके भी बहुत सारे पेरेंट्स अच्छी लाइफ जी रहे. मेरी दादी ऑलमोस्ट 98 की होगी शायद, बात करती है, खुद का काम खुद करती है, सब कुछ खुद करती है. तो उन्होंने तो कभी लाइफ में ऐसी बात नहीं करी, बट फिर भी दे हैव अ स्ट्रॉन्गर लाइफ, मतलब मेंटली भी स्ट्रॉन्गर थे, फिजिकली भी स्ट्रॉन्गर थे. करेक्ट. बट जस्ट 2 जनरेशन में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अपन आज ये बात करने के लिए, मतलब आज हम पॉडकास्ट में बैठे हैं. बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने. ये एक मैन मेड प्रॉब्लम ही है. अगर आप देखें तो अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसने हमारे एम्बिशन लेवल को बहुत बढ़ा दिया है. आज का यूथ एम्बिशियस यूथ है. एम्बिशन कम्स विद सर्टन सैक्रिफाइसेस, और वो सैक्रिफाइसेस कहीं ना कहीं हेल्थ भी एक है. आपको आज एक मीटिंग अगर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको पूरी रात जागना पड़ेगा उसका प्रिपरेशन करने के लिए. तो आपने किसको सैक्रिफाइस किया यहाँ पे? अपनी नींद को सैक्रिफाइस किया. अब आप जब जाग रहे हो तो आपको नींद आएगी, तो आप डेफिनेटली एक कप ऑफ कॉफ़ी या चाय तो पियोगे. तो आपने किसको सैक्रिफाइस किया यहाँ पे? अपने गट हेल्थ को सैक्रिफाइस किया. तो आपकी डाइट सैक्रिफाइस हुई. ये दूसरा हुआ. तीसरा, आपको एक स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली है कि कल मेरा मीटिंग कैसा जाएगा, तो आप एक कंटिन्यूस स्ट्रेस स्टेट में हो, जो आपकी मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस किया. चौथा, आप जब कल आपका मीटिंग आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, तो आप कंटिन्यूस लैपटॉप के सामने बैठे हो, आपने फिजिकल हेल्थ को सैक्रिफाइस कर दिया. तो आप 4 चीज़ को कंटिन्यूसली सैक्रिफाइस जब करते जा रहे हो, तो उसका आउटकम है लाइफस्टाइल डिजीजेस. जो हमारी पुरानी जनरेशन थी, जब इंटरनेट का एरा नहीं था, तो कंपटीशन भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी. लोग सेटिस्फैक्शन में ज़्यादा बिलीव करते थे कि आपको जितना मिला है आप उसमें खुश रहिए, आप उसमें सरवाइव करिए. तो एम्बिशन लेवल कम थे, तो लोगों के पास समय ज़्यादा हुआ करता था सोशलाइज करने के लिए. लोग ज़्यादा कनेक्टेड हुआ करते थे, जिससे मेंटल हेल्थ लोगों की अच्छी रहती थी. तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आपको मेंटल हेल्थ की बात करनी पड़े. लोग पागल समझते थे पहले के ज़माने में अगर आप मेंटल हेल्थ की बातें करोगे. तो वो एक होता था. दूसरा, आप अगर अपने दादी की बात करें, सब लोग जो सूर्यास्त है उसके पहले ही खाना खा लिया करते थे. लेट नाइट पार्टी की तक का कोई जिक्र ही नहीं हुआ करता था. तो लोगों का जो स्लीप पैटर्न था वो बहुत अच्छा हुआ करता था. आप अगर प्योरिटी की बात करें, तो जो अडल्ट्रेशन आज के खाने में है, वो अडल्ट्रेशन उस समय नहीं हुआ करता था. हर एक चीज़ फार्म फ्रेश हुआ करती थी. दूसरा, बाहर उतने ऑप्शंस भी नहीं थे लोगों के पास. तो इवेंचुअली जो हम खाना खाते थे ये फ्रेशली बना हुआ होता था, प्योर होता था, और इसलिए ये सारी बीमारियां हमें नहीं होती थी. तो अभी आप जंक फूड और हेल्दी फूड की बात कर रहे हो. बर्गर तो मिलता ही है, हर दूसरी शॉप पर बर्गर मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है. मैं तो उसको जंक फूड में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने बताया कि जंक फूड है. तो थोड़ा आप डिफरेंशिएट करो, क्या जंक फूड क्या है और एक हेल्दी फूड क्या है. ये तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और ये खाना चाहिए. बिल्कुल. सो अगर जंक फूड हम उसे कहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हुए हैं उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए. अगर आप बाहर से ब्रेड लाते हो तो वो बड़ी आसानी से 7 दिन तक के रहेंगी, उसमें कुछ नहीं होगा. वही अगर आप घर पे एक पराठा बना रहे हो तो दूसरे ही दिन उसमें फंगस लगनी शुरू हो जाएगी. राइट. हाँ. राइट. तो ये हुआ जंक फूड. लेकिन जो पराठा जो जल्दी खराब हो जाता है वो हुआ एक नेचुरली कुक्ड फूड, गुड फूड. सो कोई भी घर का बना हुआ खाना इज अ गुड फूड.
लेकिन कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए दैट इज़ अ जंक फूड। तो मतलब मैं तो बाहर के पैकेट में तो 24 मंथ लिखे आते हैं हर पैकेट में, तो बिल्कुल। जितना भी बाहर का मिल रहा है सब ऑल आर जंक फूड, मतलब बोल सकते हैं ऐसा क्या? आज के ज़माने में कुछ ब्रांड्स आई है जो इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बट उनके भी आप अगर इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो लंबे समय तक के चल सके नेचुरली। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ नॉर्मल फूड जो हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट हो गया, या आपने कोई भुजिया का पैकेट ले लिया, या आपने कोई ब्रेड का पैकेट ले लिया, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं और वो जंक फूड है। पर ये तो हमारी डेली लाइफ में है ही है, ना भुजिया तो खानी ही खानी है। अमिताभ बच्चन सर ऐड कर रहे हैं हैं, राइट। भुजिया के बिना कुछ नहीं हो सकता, सबसे बिल्कुल। बेस्ट भुजिया। बिल्कुल। तो ये हेल्थ को इम्पैक्ट ये पहुंचा रही है। बिल्कुल इम्पैक्ट पहुंचा रही है। उसमें सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है क्योंकि उन्हें उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। इसके साथ साथ उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं। तेल जो यूज़ हो रहा है, आप देखिए पैकेट को फ्लिप करके देखिए, उसमें पाम ऑयल मेजरली यूज़ किया होता है। पाम ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन हेल्थ। बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए पाम ऑयल। बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इससे 2-3 इंग्रेडिएंट्स बता दो ताकि जिसको अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता सकते हैं यार, ये अगर अगर आपने इंग्रेडिएंट पढ़ लिया तो इसको तो अवॉइड कर दो। पाम ऑयल, हम्म सॉल्ट, आपने देखना है कि उसका इंग्रेडिएंट में क्वांटिटी कितनी है। पर सर्विंग अगर 100 ग्राम्स है, उसमें अगर 20 ग्राम अगर शुगर है, मोर देन 20 ग्राम, तो इट हैज़ टू बी अवॉइडेड, क्योंकि आपका डेली रिकमेंडेशन शुड नॉट बी मोर देन 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, राइट? उससे भी कम होना चाहिए आइडियली, बट अगर वो है तो दैट इज डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी। उसके बाद मोनोसोडियम ग्लूटामेट कई चीज़ों में ऐड होता है, दैट इज़ नॉट राइट। अगर आपने देखा उसमें आर्टिफिशियल कलर्स एडेड है, दैट इज समथिंग दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड। सो आर्टिफिशियल कलर्स, सॉल्ट की मात्रा देखिए आप, पर 100 ग्राम ऑफ सर्विंग कितनी मात्रा है उसमें, इट शुड नॉट बी 20 ग्राम्स मोर देन दैट। उसके बाद आप शुगर का कंटेंट देखिए, आप आर्टिफिशियल कलर्स देखिए, और पाम ऑयल। अगर कोई चीज़ पाम ऑयल में बनी है, राइट। प्लीज़ अवॉइड इट। ब्रेड्स में भी आप देखेंगे कुछ ब्रेड्स के जो ब्रांड है वो आज पाम ऑयल नहीं यूज़ करने लगे हैं, और वो प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि वी आर नॉट यूजिंग पाम ऑयल, बट देर आर स्टिल मेनी पॉपुलर ब्रांड्स विच आर स्टिल यूजिंग पाम ऑयल इन ब्रेड्स। ये तो लेबल पढ़ना ही एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। तो आप बोल रहे हो ना कि पर सर्विंग 20 ग्राम, ये तो अच्छे अच्छे लोगों को ही प्रोसेस नहीं हो पाता दिमाग में कि यार 20 ग्राम का कैसे आइडेंटिफाई करूँ, ये चिप्स कितने ग्राम का है, कैसे है। तो मेरे को लगता नहीं कि वो तो पढ़ेगा ही सही लेबल। अगर पढ़ रहा होता, अगर लेबल पढ़ रहा होता इंडिया, तो शायद आज ये इतना नौबत ही नहीं आती, इतनी डिसीजेस की नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है सब जानबूझ के किया जाता है या फिर सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है? आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। कॉस्ट, कोई भी चीज़ की कॉस्ट बढ़ानी, अगर आपको कंट्रोल करनी है या आपको सेल्स को प्रिवेंट, लॉसेस से प्रिवेंट करना है, तो आपको शेल्फ लाइफ कोई भी फूड आइटम की बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो कंपनीज है दे हैव टू कम अप विद सर्टेन मेजर्स, और ये सारी चीज़ ना आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं करती। सो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि कंज्यूमिंग दिस इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, कंज्यूमिंग दैट इन एक्सेस इज हार्मफुल टू योर हेल्थ। सो यहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एज एन इंडिविजुअल आती है कि हम खुद अवेयर रहे कि हम कितने मात्रा में उस चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं। मतलब कम से कम खाओ, मतलब कम कम से खाओगे कम। तो चलेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप खाओगे और आपको इमीडिएट उसका हेल्थ इम्पैक्ट होगा, बट आप वही चीज़ जैसे रोज़ खाए जा रहे हैं। तो ब्रेड तो अपन रोज खाएंगे ना, आप रोज सुबह ब्रेड एक या दो ब्रेड तो रोज खाते हैं, एग्जैक्ट 10 सालों तक खा रहे हैं। एग्जैक्ट चिप्स आप एक पैकेट आई थिंक वीक में 2-3 बार तो खा ही लेते हो, 10-15 सालों तक खा रहे हैं, तो इट विल इम्पैक्ट। डेफिनेटली। तो आप उसको कम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचिए। तो फिर इम्यूनिटी की बात आती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब आप ये बताओ कि इम्यूनिटी सिस्टम को, ये सब तो खाना आप छोड़ नहीं सकता कोई भी अर्बन लाइफ में, तो अब इन सबको रोकने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या ऐसा फूड लिया जाए जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है? सबसे आसान है कि हम अगर हमारे नेचुरल इंडियन ब्रेकफास्ट का जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे, या हमारे जो इंडियन डिशेस है उसको घर पे बना के अगर खाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे इडली डोसा की बात आती है, तो इडली डोसा ये फर्मेंटेड फूड में आता है, राइट? आपने पूरी रात उसको फर्मेंट किया, तो आप अच्छे बैक्टीरियाज को पेट में डाल रहे हो। सिमिलरली अगर आप सुबह दही खाते हैं, दही एक नॉर्मल फ्लोरा, वही भी एक फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस है। अगर आप वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं फ्रूट्स के साथ, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है
ऑफ नॉर्मल बैक्टीरियाज। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली हम अगर आप अपनी दादी माँ से भी पूछेंगे, हम लोग बहुत तरीके के फर्मेंटेड चीज़ें बनाया करते हैं। जैसे नॉर्थ में अगर आप कांजी का नाम सुनेंगे, जो बीट रूट को पानी में और मस्टर्ड सीड्स को क्रश करके ओवरनाइट फर्मेंट किया जाता है और कुछ धूप में उसे रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, तब जाके वो पानी पूरा फर्मेंटेड बन जाता है और लोग उसे डेली कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग में। सो ऐसे बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है जो आज के ज़माने में खो गई है। अगर कहीं ना कहीं आई बिलीव उसको रिवाइव कर ले हम लोग हमारे लाइफस्टाइल में, तो बहुत अच्छा है हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो कोई एक आप बता दो जिसको आप चाहते हो पर्सनली कि यार ये वाली टेक्नोलॉजी तो वापस आनी चाहिए। आई थिंक कोई भी शिकंजी, हाँ। जो हम लोग नॉर्थ में पीते हैं, या कंजी की जैसे मैंने बात करी, कंजी वड़ा भी जो मिलता है, इसमें जो पानी होता है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। अच्छा ये मतलब राजस्थान में एक बहुत बड़ी प्रचलन है वो मसाले की रोटी खाने का, कि रात में रोटी बना दी फिर जो रोटी सूख जाती थी उसको 1-2 दिन तक सुखाते हैं, अच्छी सी कुरकुरी सी हो जाती है, फिर उसको तेल में फ्राई करके मतलब अच्छा सी बना के मसाले की रोटी खाई जाती है। तो क्या दैट इज गुड? फ्राइंग इज नॉट गुड, बट अगर आप, मैं इसका एक गुजराती वर्जन आपको बताऊंगी जो है खाखरा। खाखरा एक ऐसी चीज़ है जो बची हुई रोटी होती है, उसको दूसरे दिन तवे पे सेक के एकदम कड़क कर दिया जाता है। और आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो खाखरा एक लाइट फूड के फॉर्म में बहुत फेमस हो चुका है। हाँ, अभी इसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ये आता है कि कई लोग होते हैं कि वो तो कार्ब्स है, राइट, बट इट्स अ गुड कार्ब। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है, राइट। तो अगर आप ब्रेड को कंपेयर करते हो खाखरे के साथ, तो ऑब्वियसली खाखरा इज़ अ बेटर ऑप्शन। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि अभी खाखरा भी जो है ये इंडस्ट्री लेवल पे बनना शुरू हो चुका है, और उसमें भी अगर आप लेबल पीछे करके देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें मैदे का परसेंटेज होता है, क्योंकि मैदा सस्ता है कंपेयर टू होल ग्रेन, राइट। सो घर के बने खाखरे, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे घर पे आज भी, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर पे आज भी ये ट्रेडिशन है कि जो भी हमारी रोटियां बचती है, हम दूसरे दिन उसको पूरा तवे पे सेक के उस पे हल्का सा घी, हल्का सा नमक लगा के उसे हम एज अ ब्रेकफास्ट खाते हैं चाय के साथ, कंपेयर टू ब्रेड। तो कितने दिन तक खा सकते हैं? वो बिल्कुल 7, 8, 15 दिन तक के खराब नहीं होता। वो खराब नहीं होते हैं? नहीं होता है। बड़ा भी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कुछ हाँ। चीज़ अगर मतलब अगर खराब नहीं हो रही है, शेल्फ लाइफ इसकी बढ़ी हुई है, तो वो अच्छी नहीं है। लेकिन आपने इसको पूरा ड्राई रोस्ट कर लिया। हाँ। इंडियन कुकिंग की अगर जब आप बात करें तो कुछ ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग है आज भी जो शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, बट उसमें कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं डाला उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई चीज़ लंबी नहीं रखी हुई हमने नहीं खानी चाहिए, प्रॉब्लम है कोई चीज़ को लंबी रखने के लिए अगर हमने कुछ उसमें एडिशनली कुछ डाला है, वो खराब है। अच्छा मैं एक किसी सर का एक वीडियो देख रहा था गट फीलिंग को लेके, और गट बोला था कि आपके चेहरे का कलर भी मतलब अगर आप गोरा गोरा भी हो सकते हो, आप बहुत फेयर भी हो सकते हो, ऐसा कुछ टेक्निक है क्या? पता वो है। बोल रहे थे मतलब आप अच्छा फूड डाइट अगर करोगे तो आपका जो चेहरे का कलर वो भी साफ हो जाएगा। चेहरे का कलर मुझे नहीं लगता साफ होता है। सब हम लोग बर्थ से एक कलर टोन के साथ जन्मे हैं, आप उसे नहीं चेंज कर सकते। हाँ, लेकिन आपकी स्किन का टेक्सचर, आपके चेहरे का ग्लो, ये डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा अगर आपकी स्किन अच्छी हाइड्रेटेड है, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी सोच के साथ रह रहे हो, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। अब अच्छी सोच के साथ कैसे रहे आज? मतलब ये तो थोड़ा टिपिकल हो गया ना, मतलब कैसे रहे, मतलब क्या सोचना चाहिए उसको? सोचना ऐसा है कि जो हमारा माइंडसेट है, जैसे मैंने कहा, हम लोग ना बहुत ही एम्बिशियस जनरेशन है। और आई थिंक जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो हमारे से भी ज़्यादा एम्बिशंस रहेंगी, और एम्बिशन कम्स विद एन सैक्रिफाइस ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट। क्योंकि आपको कुछ टाइमलाइन में कुछ अचीव करना है, हाँ। तो वो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, सो आप सेटल नहीं हो सकते। सो आई थिंक इसमें बेस्ट तरीका है कि अगर आप पूरे दिन में 1 से 2 घंटा ऐसा माइंडफुली निकाल लो कि भाई मैं इस समय अपने ब्रेन में काम के रिलेटेड या कोई और जो चीज़ मुझे परेशान करे उसके रिलेटेड नहीं सोचने वाला। थोड़ी सी खुद के एंड से वो मेहनत की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन हो गया क्या? सॉरी, मेडिटेशन मेडिटेशन यस हो सकता है, बट मेडिटेशन में भी कई लोगों को मैंने देखा है, हम लोग बहुत रिकमेंड करते हैं मेडिटेशन भी लोगों को, लेकिन कई लोगों को मेडिटेशन से अडेप्ट होने में समय लगता है। तो उसके लिए इजी वे क्या है,
मेडिटेशन के पहले, मेडिटेशन डेफिनेटली आप शुरू कीजिए, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स दिखने में आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर आज आप स्ट्रेस्ड आउट फ़ील कर रहे हो, आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे आप अपने मेंटल पीस को फिर से रीगेन कर सको, राइट? अभी सबका अलग-अलग वे है ये करने का, लेकिन आई थिंक शुरुआत हम इस चीज़ से कर सकते हैं। अगर हम खुद को ये प्रॉमिस कर दें कि 2 घंटा दिन का मैं काम को भूल जाऊँगा, मैं उस चीज़ पे फ़ोकस करूँगा जो मुझे पसंद है या जो मुझे पीस देती है। अभी आपके लिए पीस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है। शायद आपको म्यूज़िक सुनना पसंद हो, या कई लोगों को टीवी देख के थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स होता है। कई लोगों को दोस्तों को मिल के माइंड रिलैक्स होता है। आपको कुछ समय ऐसा ज़रूर निकालना है जहाँ पे आप अपने जो जो ऐसी पॉइंट है, वो एक चीज़ जो आपको कंटिन्यूसली आपके दिमाग में चल रही है, उसको भूल के किसी और चीज़ में डाइवर्ट करना है। तब जाके आप अपने मेंटल हेल्थ को करेक्ट कर सकते हो। वाह! अच्छा मैम एक बात बताओ कि जैसे बहुत देर बैठे-बैठे, जैसे मैं भी बहुत देर बैठा हूँ तो ना मेरा पाँव सूख गया है अभी ये। अब मैं इसको मतलब मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ, मतलब अब वो झंझनाहट आ रही। तो ये क्या नर्व प्रॉब्लम है क्या ये? नहीं, ये अभी नर्व, रियली में हाँ, अभी हो रहा है ऐसा? एग्जैक्टली, नहीं ये नर्व प्रॉब्लम नहीं, ये सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। हाँ। ओके, देखिए जैसे अगर आप, मैं ऐसे बैठी हूँ या मैंने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ये कंप्रेस हो रहा है आपके नी लेवल पे, राइट? तो आपका सर्कुलेशन कम हुआ पैर में, सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपको नमनेस फील होनी शुरू। इसीलिए हम लोग बहुत रेकमेंड करते हैं, जो लोग डेस्क पे काम करते हैं, आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो बैठे बैठे, आप सिर्फ अपना जो पैर है इसको आप टैप कीजिए, आपको इंस्टेंटली आपका ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो अभी जाएगा। मेरे को गुदगुदी हो रही है, मतलब जैसे थोड़ी देर में मतलब करेक्ट, ऐसा लगता है कि मतलब सेंसेशन आ गया हो तेज वाला। यस यस, तो ये नर्व प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ये सिर्फ ब्लड का ब्लड सर्कुलेशन है जो सर्कुलेशन, अभी मेरे पाँव में मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि पूरा ब्लड वापस जा रहा है और एग्जैक्ट धीरे-धीरे। एग्जैक्टली, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ये नॉर्मल है, सबको होता हाँ, कभी-कभी तो मेरे को टेंशन होती है, मैंने कहा यार अब इतनी देर बैठे रहते हैं, इतना पॉडकास्ट करते है। हैं, हाँ, अब पॉडकास्ट करना चाहिए ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4-4 5-5 घंटे बैठे रहना है, बिल्कुल। तो बीमारी तो नहीं हो जाएगी कहीं? इसका बेस्ट तरीका है, आप जो भी पोजीशन में बैठे, आप जैसे थोड़ी देर आप इस पोजीशन में बैठे, आप थोड़ी देर आप इस तरफ चले जाइए, इतना तो आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, राइट? तो थोड़े थोड़े ट्रांजिशन अगर आप अपने सेटिंग पोस्चर में ले लेते हैं, तो उससे भी आप काफ़ी हद तक के अपने सर्कुलेशन को मेंटेन करके रख सकते हो, और पर ये आपको फिर कैमरामैन मना कर देते हैं, ये बोलते हैं कि इधर मत बैठो, उधर मत हिलो मत सर आप। हाँ, वो एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट का है जो हमें अच्छा जॉइंट पेन भी होता है बहुत लोगों को, मतलब ऐसे खड़े होंगे तो ऐसे आवाज़ आएगी, टुडुक, कड़क-कड़क आवाज़ आएगी, पाँव में से आवाज़ आएगी। करेक्ट। तो ये भी क्या नर्व प्रॉब्लम है या फिर कैसे क्या होता है ये? इसे क्रेपिटस कहते हैं। हुँ। हमारे जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अभी ये बिल्कुल पानी का थिक वर्जन समझ लीजिए। अभी क्या होता है, इसमें एयर बबल्स होते हैं, जैसे कोई भी आप पानी को अगर आप डालोगे तो उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, CO2 बबल्स होते हैं। जब भी आप हिलाते हो अपने जॉइंट को तो वो बबल बर्स्ट होते हैं और उसका आवाज़ आता है। तो क्रेपिटस से डरना नहीं है। अगर ये आवाज़ के साथ साथ आपको दर्द है उस जॉइंट पे और आपको वहाँ पे सूजन आ रही है, तब जाके वो एरिया ऑफ कंसर्न है कि शायद आपको आपके जॉइंट में एजिंग के इश्यूज आ रहे हैं, उसके वजह से ये आवाज़ें बढ़ रही हैं। अच्छा मैम हम थोड़ी देर पहले एक बात तो कर रहे थे, आपने बोला था कि सारी प्रॉब्लम जो भी यहाँ की प्रॉब्लम जो पेन होता है उनको पूरी बॉडी में पेन होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो रात में सोने की वजह से ज़्यादातर होता है। तो वो क्यों होता है? ओके, सो कई लोगों को टीथ ग्राइंडिंग की आदत होती है रात में, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत डरावने सपने अगर आ रहे हैं या स्ट्रेस के साथ सो रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव है, और वो एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की वजह से माइक्रो एक्सप्रेशंस नींद में भी बनते हैं। जब ये हो रहा है या फिर टीथ ग्राइंडिंग की इश्यू है, तो आप क्या, आपके जो ये साइड के जो मसल्स है, ये आपके कान के पीछे से एक मसल होता है जो बिल्कुल आपके स्काल्प पे होता है, ये टाइट होना शुरू होता है। वो टाइटनेस फिर ये जो कनेक्टेड मसल है यहाँ पे जाती है, तो आपका ये मसल टाइट होता है। ये मसल जो है वो यहाँ के मसल्स के साथ कनेक्टेड है। एक मसल होता है जिसको हम प्लैटिज्मा मसल कहते हैं, बिल्कुल पतला सा मसल है जो यहाँ से बिल्कुल आपके गर्दन तक के जा रहा है, ये टाइट होना शुरू होता है। जब ये मसल टाइट हुआ तो वो फिर अपने साथ में गर्दन के मसल्स को खींचना शुरू करेगा, तो ये टाइट हो गए। अभी ये जो गर्दन के जो आपके मसल्स है ये जाके शोल्डर पे कंप्लीट होता है, शोल्डर के मसल्स आपके आर्म के मसल्स के साथ कनेक्टेड है, तो वो टाइट होना शुरू हुए।
वो टाइटनेस फिर यहाँ गया, वो टाइटनेस फिर यहाँ गया, वो टाइटनेस फिर यहाँ गया। तो एट द एंड जब ये प्रॉब्लम बहुत ही कंटिन्यूसली चल रही है तो इंसान को ये पेन यहाँ तक के आना शुरू होता है। और कई बार ये अगर और बढ़ गया तो आपके जॉइंट में डिजनरेशन आना, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस की भी प्रॉब्लम कहते हैं, तो कई बार उसमें नस दबनी शुरू हो जाती है। ओके। तब वो नर्व प्रॉब्लम में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, तब जाके आपकी नर्व दबने के कारण हाथ सुन्न होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को सुन्नपना फील होता है अपने ये 2 उंगलियों में, और कई लोगों को इन उंगलियों में सुन्नपना फील होता है। ये पूरा डिपेंड करता है कौन सी नस दबी है। जी, पता लगा लेते हो आपकी क्या कौन सी नस दबी है, हाँ। किस टाइप से हो रहा है? यस, उसमें टेस्ट होती है। जैसे हम लोग जब पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम लोग, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, हम लोग जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, ये होता है मेडिकल डायग्नोसिस कि आपको बीमारी किस नाम की है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तब हम इम्पेयरमेंट डायग्नोसिस करते हैं। इम्पेयरमेंट डायग्नोसिस का मतलब है कि आपको वो जो प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ से आ रही है। क्या वो नस की प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, क्या वो मसल की वीकनेस की वजह से हो रही है, या वो टाइटनेस की वजह से हो रही है। तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल टेस्ट्स करते हैं, फिजिकल टेस्ट होती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये नस की प्रॉब्लम है, ये कौन सी नस दबने की वजह से हो रहा है। तो ये पूरा हम सीखते हैं 4 सालों में, जो हम लोग हमारा ग्रेजुएशन। अच्छा, मैंने आपको बताया ना, जैसे मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है तो मैंने ऐसे ऐसे उसको प्रेस किया, और मैं अगर मसाज करूँगा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और तो क्या मसाज थेरेपी लेना इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी, ऐसा है क्या? बिल्कुल, मसाज बहुत अच्छी चीज़ है। मसाज का सिंपल साइंस ये है कि हमारे टच सेंसेशंस की जो नर्व होती है उसको हम ओवर स्टिमुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना हाथ घुमा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मेरी नर्व एंडिंग्स है, नसों की जो एंड्स होती है, जो टच सेंसेशन वाली, मैं उसको बार बार स्टिमुलेट कर रही हूँ, उसको बार बार एक्टिव कर रही हूँ। अभी ये नसें हमारे ब्रेन तक के जा रही है, अभी ये जहाँ से जा रही है वहीं से सेम हमारी पेन की भी नर्व पास होती है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दूँ तो पेन की जो नर्व होती है ना, वो थोड़ी सी स्लो होती है कंपेयर टू हमारी टच की नर्व। तो वो आपके ब्रेन में लेट पहुंचेंगी, उसके ऊपर ये ज़्यादा पहुंच गई। तो ये बिल्कुल गेट जैसा, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये गेट के जैसे काम करता है। जो भी आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, मैंने टच किया या फिर मुझे दर्द हुआ, ये सारे इनपुट्स को ये फिल्टर आउट करता है और फिर वो ब्रेन तक के पहुंचाता है। अभी मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्टिव कर दिया कि वो ब्रेन को लेना बंद कर, सो हमारे पेन का जो ये है सिम्टम या जो सेंसेशन है पेन का, उसको उसने लेना बंद कर दिया। तो वो वहीं पे रुक जाता है और आपको अच्छा फील होता है। तो मसाज का प्योर कंसेप्ट ये है। अभी अलग अलग तरीके के मसाज होते हैं, जैसे डीप मसाज भी होता है, जो हम लोग जहाँ पे टाइटनेस बहुत डीप बन गई है तो वहाँ पे डीप प्रेशर दे के मसाज कर रहे हैं। तो यहाँ इंटेंशन पेन रिलीफ देना नहीं है, बल्कि वो जो गठाने जो जॉइंट्स या मसल्स पे बन गए उसको तोड़ना है। तो वो पेनफुल होती है, लेकिन उसका इंटेंशन अलग है। सो मसाज इज़ गुड, लेकिन आप किस स्टेज पे कौन सा मसाज कर रहे हो ये पता करना या उसका डिसीजन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आजकल तो इतने मसाज पार्लर खुल के लोग ऐसे ही चले जाते हैं, तो इज़ इट गुड टू गो, मतलब जाना अच्छा है या फिर? आई पर्सनली रिकमेंड कि बिना मेडिकल एडवाइस के ये सारी चीज़ों में जाना इज़ नॉट गुड। आप पहले अपने आप को अच्छे से डायग्नोस करा लीजिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उसके बाद फिर आप रेगुलर मसाज पे जा सकते ओके। अच्छा, आपने जो टच वाली बात बोली ना, अपन ये भी देखते हैं कि जब बच्चे का पेट दुख रहा होता है तो अपन पेट पे हाथ फेरना चालू करते हैं, और जैसे जैसे हाथ उसको फेरना वो कहता है हाँ हाँ पापा बड़ा ठीक लग रहा है, आराम मिल रहा है, और वो दर्द थोड़ी देर में गायब हो जाता है। हैं। यस, तो मतलब इतना इम्पैक्टफुल है ये। बिल्कुल इम्पैक्ट है। आज ही समझ में आ रहा है कि अच्छा हाथ क्यों फेरते हैं। हमको तो लगा था कि अच्छा ठीक है, वो बच्चे को ठीक लगेगा इसलिए फेर रहे हैं अपन हाथ। अच्छा, एक एक रील और वायरल हो रही थी, मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि मतलब किसी को गले लगाते हैं, किसी को हक करते हैं, तो अगर वो बीमार आदमी है तो वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये भी एक थेरेपी है क्या? देखिए, हमारा टच जो है ना, ये बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, बिकॉज इट्स एन इमोशन बेस्ड थिंग, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली मैकेनिकल। आप किसी को गुस्से में हाथ पकड़ सकते हो, आप किसी को प्यार से भी हाथ पकड़ सकते हो, हाँ। राइट? या आप किसी को जस्ट सपोर्ट देने के लिए भी हाथ पकड़ सकते हो। आपका जो एक एनर्जी है आपकी बॉडी का, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी और इंसान में, वो एनर्जी, वो भाव क्या है राइट, आपका, ये इम्पैक्ट करता है। तो जब हम किसी को गले लगाते हैं, यूजुअली हमारा जो एक भाव होता है वो होता है एक वार्मथ किसी के अंदर ट्रांसमिट करना, जो हमारे अंदर जो किसी के लिए प्रति भाव है। जैसे ये कहते हैं ना कि माँ जब अपने बच्चे को
गोदी में लेती है तो एक बहुत अलग भाव होता है, वो एक केयरिंग भाव होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला भाव होता है, राइट। तो वो जो पूरी एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है बच्चे में, वो एक वार्मथ वाली एनर्जी होती है, राइट। तो उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको एक इंटरनल अश्योरेंस देती है कि कोई है आपके साथ जो आपका ध्यान रखने के लिए है। बट आजकल लोग हैं नहीं, बच्चे नहीं ऐसे लोग राइट। जो इतना साथ दे। मतलब आप लोगों को मतलब आई थिंक प्यार वाली बॉन्डिंग जो होती है ना, उससे दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है, बिल्कुल। कोई भी बीमारी से जीता जा सकता है। जैसे अभी एक और रिसेंटली आया था, सिद्धू सर का वाइफ को कैंसर था, उन्होंने बोला मैंने इतना ध्यान रखा, इतना टेक केयर किया, उसकी वजह से वो इतना फटाफट ठीक हो गई। मतलब 4th स्टेज का कैंसर भी अगर ठीक हो सकता है इस चीज़ से, बट आजकल के लोग समझेंगे नहीं, एम्बिशंस बहुत हाई है लोगों के। चलो ठीक है, अपन लोगों को और अवेयर करते हैं अभी चीज़ों में। जिम के अंदर मैं अभी देखता हूँ कि पहले तो 15-20 साल लोग जिम जाते नहीं, मतलब जब वो जवान होते हैं, जब वो जिम नहीं जाते हैं, 40 के बाद थोड़ा कमजोर, और 40 के बाद जिम जाना चालू करते हैं। वो कार्डियो करेंगे, रस्सियों को ऐसे ऐसे मारेंगे, बॉक्सिंग करने लग जाएंगे, और लेडीज स्पेशली, जेंट्स भी, क्योंकि उनके पास शायद उस टाइम पे वो फ्री हो जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा न्यूज़ आती है कि हार्ट अटैक आ जाता है एंड दे डाई। राइट। ऐसा क्यों होता है मैम? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम सब ने जानना चाहिए कि ना ही सिर्फ है हमारे बोन हेल्थ का इम्पैक्ट हमारे हार्ट पे होता है, हमारे हार्ट के हेल्थ का भी इम्पैक्ट हमारे बोन पे होता है। जैसे जैसे हमारा हार्ट कमज़ोर होना शुरू होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपके 40s में ही हार्ट का कमज़ोर होना शुरू हुआ, ये एक प्रोसेस है जो आपके अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, जो आपके 20-21 साल के टाइम से ही ये शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर है ये फ्लक्चुएट हो सकता है, आपके ब्लड शुगर लेवल स्पाइक्स कम ज़्यादा होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हार्मोनल बैलेंस को इम्पैक्ट करता है। अभी हमारा जो हार्ट है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कहते हैं कैल्सिटोनिन। ओके, ये थायराइड ग्लैंड भी रिलीज करता है, ब्लड हार्ट भी रिलीज करता है। रीसेंट स्टडीज में पाया गया कि हार्ट ज़्यादा रिलीज करता है इस चीज़ को। अभी जो ये जो कैल्सिटोनिन है ये अगर कम हो गया तो हमारी जो आर्टरीज है ये स्टिफ होनी शुरू हो जाती है। ओके, स्टिफ होने की वजह से उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमारे मसल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो बहुत ही इंटेंस है। सो अभी ऐसा होता है कि आप 40 साल तक की कोई फिजिकल एक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो और फिर आप इमीडिएटली एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है चीज़ों को बहुत ही पुश करने का। राइट। सो आपको मेहनत करनी है, विच इज़ ट्रू, लेकिन आप शुरुआत ही एकदम 5 kgs 10 kg से नहीं कर सकते, या आप कार्डियो एक दिन में बहुत एक्सट्रीम नहीं कर सकते क्योंकि आपके बॉडी को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपकी आर्टरीज इतनी स्टिफ हो चुकी है तो उस पर ज़्यादा फोर्स आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे हम हमारे डाइट को अगर ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरी में जमा होना शुरू हो जाता है। अभी जब आप बहुत ही इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो ये जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ था वो उस पाइप से या उस नली से निकल गया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो हो रहा है। राइट। अभी वो निकल के वो बिल्कुल आपके ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो अगर ये आपके हार्ट में अटक गया तो आपको हार्ट अटैक आएगा, और अगर आपके ब्रेन में अटक गया तो आपको स्ट्रोक अटैक आएगा, जो पैरालिसिस का अटैक लोगों को होता है। तो लोगों को फिर होता है हार्ट अटैक, और अगर उसका टाइमली इंटरवेंशन नहीं हुआ तो उसकी वजह से ये कोई ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड तो नहीं है कि आपका हार्ट में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऐसा कुछ? ब्लड क्लॉट नहीं बनता, कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट बनता है। जो फैट टिश्यूज है, हाँ, हाँ। फैट डिपॉजिट है, ये आपकी पहले आर्टरीज में बनना शुरू होते हैं, और फिर जब आप कोई बहुत इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे जिम में आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डियो किया, या आपने बहुत एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करी, या आप बहुत ही मेजर स्ट्रेस से जब गुजरे हो, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ गया, आपका ब्लड फ्लो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट हो रहा है। तो वो समझ लीजिए एक नली है, उसमें एक कचरा एक जगह पे जमा हुआ है, राइट। बहुत तेजी से पानी आया तो वो जो कचरा था वो अभी नली से निकल गया, डिटैच हो गया, और वो अभी उस नली में घूम रहा है। लेकिन अगर आपके कोई नली कहीं पे छोटी है तो वहां पे वो अटक जाएगा, गॉट इट। तो वहां से ब्लड फ्लो आना बंद हो गया और आपको फिर
पैरालिसिस का अटैक आ गया या फिर आपको हार्ट अटैक आ गया। बट कितनी बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत मतलब आप बिल्कुल यंग शरीर है, कुछ भी आपको सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई पेन नहीं है बॉडी में, मतलब आप एकदम हट्टे कट्टे दिखते हैं लोग, बट अचानक से कहीं बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्यों होता है और उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? Right. जो बॉडी में पेन आते हैं वो भी ये जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि क्यों आ रहा है। ठीक है, कई लोगों को पेन आता है स्पाज्म की वजह से। स्पाज्म मतलब जैसे आप बैठे हैं, बहुत लंबे समय तक के बैठे रहे, 3-4 दिन तक के, तो आपके मसल अकड़ गए हैं और वो अकड़न की वजह से पेन आ रहा है। दूसरा कारण होता है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स वो होता है जहाँ पे आपके मैग्नीशियम सोडियम की कमी की वजह से, अगर आप बहुत पानी नहीं पी रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा लोगों के काफ में क्रैम्प आ जाता है। आप बाइक से ऐसे उतरने की कोशिश और एकदम से पैर थोड़ी देर के लिए हो गया, राइट? तो यहाँ पे आपके हाइड्रेशन की कमी है, आपकी बॉडी में एक गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, तो वो क्रैम्प की वजह से आपको पेन हुआ। तीसरा पेन है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। आप एक ही एक्शन को बार बार कर रहे हैं तो आपके उस जॉइंट पे लोड बढ़ रहा है, उसके वजह से छोटे छोटे डैमेजेस हो रहे हैं अंदर। ठीक है, वो पहले तो बेयर कर लेंगी आपकी बॉडी, एक लेवल के बाद वो बेयर नहीं कर पाएंगी और वो फिर आपको पेन देना शुरू करेंगी। तो ये तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण हुआ डीजनरेशन। जैसे जैसे हमारी एजिंग हो रही है वैसे जैसे हमारे जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड होता है, जिसको मैंने साइनोवियल फ्लूइड कहा था, ये फ्लूइड कम होना शुरू होता है। तो जॉइंट के बीच में जगह नहीं है तो जॉइंट घिसना शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ और उसके वजह से आपको दर्द होना शुरू होता है। और एक है, वो है इन्फेक्शन बेस्ड। अगर आपको वायरल फीवर आया है, कोविड का जैसे इन्फेक्शंस लोगों को हुआ था, या चिकनगुनिया भी होता है कई लोगों को, तो पोस्ट वायरल पॉलीआर्थराल्जिया इसे कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन के बाद जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती है हमारे बॉडी में वो घूमते रहते हैं और वो आपको दर्द देते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं और इसे जानना ज़रूरी है कि पहले किस कारण की वजह से पेन आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे एड्रेस करना चाहिए। अच्छा मैं ना, ये तो सब अब जितना भी अपन फूड इंटेक ले रहे हैं ये सब उसी की वजह से होता होगा, कुछ अच्छा खाते होंगे कुछ खराब खाते होंगे। अब कुछ लोग वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ दोनों खाते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि वेजिटेरियन जो नॉनवेज नहीं खाता उसको विटामिन बी 12 की कमी भी हो सकती है, अलग अलग कमी भी हो सकती है, पर जो नॉनवेज ज़्यादा भी खाता है उसको भी कुछ बहुत सारी बीमारी हो सकती है। जैसे विराट कोहली ने बोला था पहले मैं नॉनवेज खाता था, फिर मेरे को कुछ ऐसी कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा। तो ऐसा कोई बैलेंस डाइट है या फिर जिसका जैसा शरीर है वैसा वो खा सकता है? सो इसमें ऐसा है, हमें न्यूट्रिएंट्स को फोकस करना चाहिए मोर देन वेज खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स इक्वली ज़रूरी है, शुगर भी ज़रूरी है। हर एक न्यूट्रिएंट जो है उसका एक अपना रोल है, उसकी एक अपनी मात्रा है जो बैलेंस करना ज़रूरी है। अभी ये क्या होता है नॉन वेज में स्पेशली, इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। ठीक है भाई, जो लोग पहले से खा रहे हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म उस तरीके से बना हुआ है कि वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। अभी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो स्विच कर जाते हैं आफ्टर सर्टेन ईयर्स ऑफ लाइफ। कई लोग होते हैं जिनको मसल बनानी है तो प्रोटीन के लिए वो लोग नॉनवेज खाना शुरू करते हैं, तो उनकी बॉडी को टाइम लगेगा अडेप्ट करने के लिए, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसके वजह से इश्यूज आते हैं उनको इनिशियली, कि जब प्रोटीन खाना शुरू किया तो पहले इश्यू है बट फिर वो नॉर्मलाइज हो गया, सो देन दे स्टार्ट फीलिंग गुड, राइट? सेम में वाइस वर्सा भी हो रहा है कि आपने नॉनवेज खाना बंद कर दिया, उसको आपने रिप्लेस किया वेजिटेरियन डाइट से। वेजिटेरियन डाइट इज फार मोर इजी टू डाइजेस्ट कंपेयर टू अ नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो अगर आप किसी भी दिन देखेंगे जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो खुद ये एक्सेप्ट करते हैं कि जिस दिन उन्होंने वेज खाना खाया दे फील लाइटर, हाँ बोलता है। एनर्जेटिक फील होता है। क्यों? क्योंकि पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट हो गया, अच्छे से डाइजेस्ट हो गया वो खाना, तो इतना स्ट्रेन नहीं पड़ा। सो द थिंग इज कि अगर आप बैलेंस करके चल रहे हो, अगर आप प्रोटीन इंटेक को मेंटेन करके चल रहे हो, सारे विटामिन्स की जो कमी है वो अपने डाइट को मैनेज करके चल रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा बहुत बड़ा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, सब कॉमन मैन के लिए, चलो हीरो हीरोइन की बात नहीं करेंगे, जो जिनके पास बहुत पैसा उनकी बात नहीं करेंगे, आम जनता है। अब आपने बोला प्रोटीन की बात करी, आप बोल रहे हो कि हमको न्यूट्रिशन लेने चाहिए, हमारा कोई ऐसा डाइट करना चाहिए। अब एक आम जनता को, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, उन सबको कैसे पता चले कि यार ये फूड आपको इस टाइम पे खाना चाहिए? क्या इसके लिए कोई प्लान बनाना ज़रूरी है? क्या कोई ब्लड टेस्ट ऐसा होगा
जिस ब्लड टेस्ट से ये पता चलेगा कि अच्छा ये फूड आपको लेना है, ये कमी है, अब कुछ टाइम तक वो चलता जाएगा, देन आपको चेंज करना है और ऐसा लाइफ टाइम फॉलो करना है, तो हमको कैसे पता चलेगा? सो बहुत ही आसान है ब्लड टेस्ट कराना। आप कोई भी नॉर्मल जगह पे विटामिन काउंट्स का ब्लड टेस्ट करा सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके जो एसेंशियल विटामिन है बॉडी के, उसकी आपके ब्लड में मात्रा क्या है। जब आप ये ब्लड टेस्ट कराते हो तो उस जो रिपोर्ट में साइड में लिखा भी होता है कि आपके एज के अकॉर्डिंग आपका कितना लेवल्स होना चाहिए वर्सेस आपका कितना प्रेजेंट है। तो आप ये तो बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हो। दूसरा है प्रोटीन की, अगर हम बात करें तो उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जितना बॉडी वेट है, आपको डेली उतने ग्राम का प्रोटीन कंजम्पशन करना है। मतलब मैं अगर 70 केजी का हूँ, हाँ, तो आपको डेली 70 ग्राम्स का 70 ग्राम चाहिए ही चाहिए चाहिए एवरी डे। एवरी डे। दैट इज मोस्ट एसेंशियल। ठीक है, ये जब आपको पता चल गया, इजीएस्ट चीज आप ये कर सकते हो कि आप कोई भी एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा सकते हो कि भाई ये मेरा ब्लड काउंट है, आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या क्या खा सकता हूँ। अभी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने का फ़ायदा ये होता है कि उन्हें रेसिपीज़ को फॉर्मुलेट या जो डाइट प्लान बनाना ये बहुत अच्छे से आता होता है, तो वो आपका पैटर्न समझ के आपको रिकमेंड करेंगे। जैसे आप नॉर्थ इंडिया से, तो आप रोटी ज़्यादा खाएंगे कंपेयर टू राइस, राइट? है ना? तो वो रिकमेंड करेंगे कि आप रोटी कितनी क्वांटिटी में, कौन सी रोटी, जैसे मल्टीग्रेन रोटी भी हुआ करती है, होते मिलेट की रोटी, जैसे बाजरे की रोटी होती है, जवार की रोटी होती है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल रोटी से अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है। तो इसलिए लोगों को आज के ज़माने में ये चीज़ समझना चाहिए कि जितना हम क्योरेटिव केयर में पैसा खर्चा करते हैं, इक्वली प्रिवेंटिव केयर में भी करना चाहिए, या उससे कम उसमें करना चाहिए, राइट? अभी समझ आ गया। तो मतलब मेरे को बताओ, जैसे ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें क्या, कौन सा टेस्ट करवाया, क्या मतलब क्या लिखेंगे, कौन कौन से विटामिन, या फिर कोई जैसा पैकेज भी आता है आते डायरेक्टली हैं, चूज कर लो कि सारे विटामिन के बारे में बता बिल्कुल दो? बिल्कुल अवेलेबल है। आप कोई भी नॉर्मल भी लैब में जाएंगे, उनको आप बोलेंगे आई वांट टू डू अ कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, विद विटामिन प्रोफाइल, आपको करके मिल जाएगा। और कितने महीने में इसको कंटिन्यू करना चाहिए? मतलब हर 6 महीने में करना चाहिए। 6 महीने भी ऊपर आप बना लो और चेक कर बिल्कुल, लो, मान लो विटामिन सी की कमी है, यस। तो उसको भरपूर करने के लिए थोड़ा थोड़ा खा सकते हो, बट आप तो नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो विटामिन सी है, संतरे खाने चाहिए, तो कितने खाए? मैंने अगर मान लो गलती से करा लिया तो वो मैं नहीं कर सकता, राइट? राइट। सो इसलिए कहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प लेना अच्छी बात होती है, क्योंकि वो प्रोफेशनल आपको बता पाएगा कि आपके लिए कितनी मात्रा ज़्यादा अच्छी है। वैसे देखा जाए तो आपको यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगे, राइट? बट वो खुद से करने में एक छोटा सा रिस्क फैक्टर है। इससे बेटर है कि आप एक प्रोफेशनल का हेल्प ले लो। अगर आप सर्जरीज की तरफ जाते हो, या आप अगर कोई बहुत ही बड़ी ट्रीटमेंट की तरफ, इट कॉस्ट यू लैक्स, राइट? एक कंसल्टेशन विद न्यूट्रिशनिस्ट आपको 800 to 1500 मैक्सिमम कॉस्ट करेगा, बट एटलीस्ट आप उससे अपने फ्यूचर एक्सपेंस को कितना ज़्यादा बचा रहे हो। राइट। तो यहाँ पे मेरे को आज ये समझ में आ गया है कि मतलब आपको अगर अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो पहले तो सिंपल आप एक ब्लड काउंट टेस्ट आपका करवा लो, और विटामिन का टेस्ट करवाते हो हर 6 महीने में, पर एक प्रोफेशनल की हेल्प आप ले लो, कोई भी, आप जिसको भी आपको लगता है कि यार मेरा सेट है इसके साथ में, तो आप उनके साथ हेल्प लेके देन आप उसको कंटिन्यू करोगे तो अच्छा रहेगा। अब एक बात बताओ मैडम, कि बहुत सारी हीरोइंस, मान लो श्वेता त्रिवेदी भी है, बहुत यंग दिखते हैं आज भी, किसी भी एक्टर का नाम ले लो, वो हमेशा यंग ही दिखते हैं, कितने ही साल हो जाते हैं, दिखते हैं कि नहीं अरे तो बूढ़े ही नहीं हो रहे। तो क्या ये न्यूट्रिशन का फैक्टर इतना इन्वॉल्व है, इसकी वजह से होता है या फिर नहीं? आप किसी भी एक्टर्स का इंटरव्यू सुनिए, वो आपको बताएंगे कि कितना ज़्यादा वो स्पेंड करते हैं ऑन अ न्यूट्रिशनिस्ट। उनके डाइट प्लान्स बने होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो कितना ब्रेकफास्ट कितने क्वांटिटी में खाने वाले हैं। उनके जो प्राइवेट शेफ्स होते हैं वो उस तरीके से बनाते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, दे इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर वेलबींग। वो रेगुलरली पिलाटेस करते हैं, योगा करते हैं, फेस योगा करते हैं। फेस योगा? यस, फेस योगा। कुछ आप बताओगे थोड़ा सी, फेस योगा क्या होता है, हाँ, कैसे? सो फेस योगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, जहाँ पे हम हमारे फेशियल मसल्स की एक्सरसाइजेस करते हैं विद द इंटेंशन टू प्रिवेंट रिंकल्स ऑन द फेस, और हमारे जो फेस की जो एक विजुअल अपील है, जो जो कॉन्टर्स कहते हैं फेस का, उसको मेंटेन करने के लिए। भाई फेस की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फेस की जो मसल्स है ना, ये थोड़े अलग है कंपेयर टू मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्या फ़र्क है मैं बताती हूँ। पहले तो जो हमारे फेस के मसल्स है, ये आपके स्किन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। हाथों के मसल्स ऐसे नहीं है, ये हड्डी से निकल के हड्डी में जुड़ जाएंगे। फेस के मसल्स
हड्डी से निकल के स्किन में कनेक्ट होंगे। तो अगर आप कोई भी फेस की एक्सरसाइज कर रहे हो या हाथों से मसाज भी कर रहे हो और आपने एक लिफ्ट दिया तो वो आपके मसल्स को भी उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। दूसरा, पूरी बॉडी को अगर आप कंपेयर करें तो फेस में सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। तो आप अगर थोड़ा सा भी फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हैं, फेस योगा कर रहे हैं, तो आप ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बनाते हैं। एक बहुत अच्छा ब्लड फ्लो आता है और हमारे लिम्फ नोड्स, जो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जो कचरा बाहर निकालता है, राइट, वो लिम्फ नोड्स भी सबसे ज़्यादा आपके कानों के आसपास होते हैं। तो जब आप फेस योगा करते हो तो आप यही को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हो, तो आपका बॉडी का जितना भी कचरा है वो भी अच्छे से एलिमिनेट हो सकता है। तो आपको एक अच्छा ग्लो मिलता है फेस पे। आप एंटी एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स चाहते हो वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और इट्स वेरी इजी टू डू। तो ये जो पिंपल्स हो जाते हैं उनको भी दूर कर देते हैं? नहीं, ये एजिंग के रिलेटेड, जैसे आप बोल रहे हो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत एजेड होने के बाद भी बहुत यंग दिखते हैं, इनकी स्किन बहुत ही टोन्ड होती है, राइट। वो स्किन टोनिंग कैसे, आपको अगर स्किन में कोई टोनिंग अचीव करनी है, रिंकल्स बचाने, फेस योगा इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। कुछ स्टेप्स बताओगे क्या? हाँ, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपके यहाँ पे लाइन्स आनी शुरू होती है नाक के पास, राइट, अगर आप ये सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं, आप देखेंगे लाइन डिसअपियर होनी शुरू हो गई। राइट। तो ये अगर एक्सरसाइज आप रेगुलरली करते हैं तो इससे ये कम होती है। दूसरी, जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारा फेस जो है नीचे की तरफ ड्रूप होना शुरू होता है, राइट। राइट। तो अगर हम दोनों हाथों से इसको रेगुलरली इस तरीके से लिफ्ट दे रहे हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, तो आप अपनी स्माइल को एनहांस कर सकते हो। आईब्रोज नीचे चली जाती है अगर आप इसको हाथों से इस तरीके से ऊपर करेंगे, और आप लिटरली इसका इफेक्ट देख सकते हो। अगर ये मैं ऑलमोस्ट आधे मिनट तक ये करूँगी, ये मेरी आईब्रो ऊपर हो जाएंगी कंपेयर टू दिस। दैट्स पॉसिबल। सो सिंपल फॉर्मूला है, आपका जो मसल है वो स्किन से कनेक्टेड है। अगर मैं स्किन को उठा रही हूँ, मैं अपने मसल को भी उठा रही हूँ। सो फेशियल एक्सरसाइज आर वेरी इजी टू डू, वेरी सिंपल, शुड बी डन इन अ राइट वे, इन राइट डोजेज। अच्छा, ये डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं? यस। सो अगर आप इसको रिपीटेडली करते हो इस तरीके से, फिर बहुत सारी आई एक्सरसाइजेज है जो बार बार हम लोग लैपटॉप के सामने बैठते हैं तो आँखों में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। सिंपल आई क्लोजिंग एंड ओपनिंग, साइड टू साइड रोटेशंस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरीके के सिंपल एक्सरसाइजेज है जो आपको डेफिनेटली डार्क सर्कल्स, आई में जो वाटर फॉर्मेशन है, ये मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये मतलब दिन में कितनी बार करनी चाहिए? मतलब थोड़ी थोड़ी देर में करते रहो या फिर सुबह करके आ जाओ आप, वो बेस्ट रहता है, या रात में जाने के टाइम पे करो? राइट। सो आइडियल, अगर आप सुबह और रात में सोने के पहले ये 2 टाइम कर लेते हैं तो इट्स बेस्ट, इनफ है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय तक के लैपटॉप के सामने बैठना है, तो आप हर 3 घंटे में एक अलार्म सेट कर सकते हो अपने फ़ोन में और एक रिमाइंडर दे सकते हो कि ठीक है मेरा एक्सरसाइज टाइम है। तो कोशिश कीजिए ना ही सिर्फ फेस की, गर्दन की भी एक्सरसाइज करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका गर्दन, फेस, ये सब कनेक्टेड है। और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो ये थंब को यहाँ रख के, अगर हम ये हाथ को यहाँ लेके ऐसे करते हैं, ओके। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर। स्ट्रेस रिलीवर है? यस, यही तो चाहिए मैडम। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेस रिलीवर। आप इसको सिंपल 10 to 15 टाइम्स करेंगे, आंखें बंद कर दीजिए और आप फील खुद करेंगे कि इट फील्स सो रिलैक्सिंग। स्ट्रेस चला गया तो सारी बीमारियां चली जाएगी ना। तो ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपने पूछा नहीं। दैट इज सो गुड। मतलब मैं अब इसको ऐसा करने से मतलब सारा स्ट्रेस चला जाएगा। मैन वुमेन के लिए अलग तो नहीं है ना? नहीं नहीं, दोनों के लिए सब एक ही कोई है? कर सकता है। चलो बहुत बढ़िया मैडम। अच्छा, कुछ मिथ ब्रेकिंग वाली बात करते हैं अपन थोड़ी बहुत, ठीक है? वो काफ़ी अच्छा सेशन हो गया मेरे को आज। 2-3 पॉइंटर तो मिल गए मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए। आई होप ऑडियंस को भी मिल जाएंगे। अच्छा, अपन चाय बहुत पीता हूँ, ठीक है? मैं चाय, कोल्ड ड्रिंक और ये सब तो अपन बहुत पीते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा खाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक आनी आनी है। चाय तो पीनी पीनी है, ऑफिस में कोई मेहमान आ जाएगा तो चाय पिलाएंगे, खुद पियेंगे, स्ट्रेस हो जाएगा तो चाय पियेंगे। तो ये बोन में इम्पैक्ट करती क्या? मैं आगे मेरी दादी की बात करता हूँ, मेरे दोस्तों की दादी की बात करता हूँ, वो आज तक चाय पीती है और 4-4 5-5 चाय पियेंगे आराम से। उनको कुछ नहीं हुआ, हमें हो रहा है। राइट, जैसे मैंने कहा कि चाय इज नॉट द कल्प्रिट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चाय इज द कल्प्रिट। राइट। दूसरा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, इन व्हाट स्टेट यू आर ड्रिंकिंग टी इज ऑल्सो अ कल्प्रिट। राइट। अगर आप स्ट्रेस ईटिंग, जैसे स्ट्रेस ईटिंग करके एक टर्म है,
राइट। वैसे ही हम लोग, जैसे आपने भी कहा कि स्ट्रेस हो गया, हमने चाय पी ली, तो आप पहले एक निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो आपको, और आप देखना जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न अलग चल रही है, राइट, आपका ब्लड प्रेशर अलग है, आपकी शुगर लेवल्स है, आप एक निगेटिव बॉडी एनवायरनमेंट में हो, उसमें आप एक एसिडिक चीज डाल रहे हो, राइट, सो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ एसिडिटी इनसाइड योर बॉडी एंड दैट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ। बट वही अगर आप रिलैक्स स्टेट में हो, है ना, मेरे को याद है सुधा मूर्ति जी ने बहुत अच्छा सा एक डायलॉग कहा था कपिल शर्मा शो में। उन्होंने कहा था कि जो मोटे इंसान है, जो खुश इंसान है, मोटे भी नहीं, खुश इंसान है, वो अगर पानी में डालता है ना बॉडी में, तो वो घी बन जाता है, राइट। इट्स लाइक दैट कि आपका इमोशन कैसा है जब आप कोई चीज़ ले रहे हो। दूसरा है फ्रीक्वेंसी, राइट, और वो फ्रीक्वेंसी के वर्सेस आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जैसे आपने अपनी दादी की बात करी, बट वो फिजिकल एक्टिविटी भी इतना करती थी कि जो भी कैलोरीज कंज्यूम हुए वो एलिमिनेट हो गए, राइट। एसिडिटी लेवल्स इतने नहीं होते थे क्योंकि हम बहुत ही प्योर खाना, घर का बना हुआ खाना खाते थे, राइट। आज जो हम बाहर बना हुआ खाना खाते हैं उसमें इतने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स है, इतना सारा और वो खाना जो भाव से बन रहा है वो भी घर वाला भाव नहीं है, राइट। तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करो, मतलब पहले वाले लोग तो मतलब क्या क्या बनाते थे, ताजमहल बना देते थे, कुतुब मीनार बना दिया, ये मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिलती थी। खुदाई के टाइम पे पता चलता था कि ऐसा है। करेक्ट। अब हम जब मरेंगे तब लोगों को क्या मिलेगा? माइक, बिल्कुल। ये सब मिलेंगे, लैपटॉप मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिलेगा। कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे अब लोग। एग्जैक्टली आप देखिए, हमारे पिताजी साइकिल्स में जाया करते थे, एटलीस्ट मेरे पिताजी नहीं बट उनके पहले के जनरेशन चल के साइकिल में जाया करते थे। तो आप सोचिए उनकी दिन की साइकिलिंग कितनी हुआ करती थी। आज हम लोग कितना साइकिल करते हैं? नहीं करते, सोच भी नहीं सकता। राइट। आपने जितना खाया, आपने चलो 10 रोटियां भी खा रही, बट अगर आपने उतना साइकिल कर लिया, आपका तो पूरा वर्कआउट हो गया ना। तो हम कहाँ जा रहे हैं मैम? आपकी अब जैसे मतलब आप तो इतने डॉक्टर से मिलते होगे, बात करते होगे, तो मतलब जो हमारी जो ह्यूमन थिंग्स है वो कहाँ जा रही है? मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं? आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन या फिर रॉन्ग डायरेक्शन, या सब सही है चलेगा? आई थिंक हमारे इंडिया में स्पेशली हम जितना वेस्टर्नाइजेशन को अडेप्ट कर रहे हैं, तो उनकी अच्छी चीज़ें तो अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, बट उनका जो हेल्थ प्रायोरिटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम अभी भी कहीं ना कहीं अडेप्ट नहीं कर पाए। इंडिया में आज भी हेल्थ केयर में प्रिवेंशन एक सेकेंडरी चीज़ आती है। स्पेशली अगर हम मिडिल क्लास आम लोगों की बात करें तो हेल्थ केयर एक नीड बेस्ड सर्विस है। अगर आप बीमार हुए तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट। वो परसेप्शन को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो हमारे देश में जो हेल्थ केयर लोड है वो बहुत बढ़ जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम वैसे भी अच्छा नहीं है। राइट। और अच्छे से ज़्यादा इट्स ओवरलोडेड। डॉक्टर्स का जो रेशियो अगर आप देखेंगे, राइट, मैं तो फिजियोथेरेपिस्ट का जो नंबर है वो जानती हूँ कि हमारे देश में एक फिजियोथेरेपिस्ट है 50 लोगों को सॉल्व करने के लिए, जबकि आइडियली 10 होने चाहिए 50 को सर्व करने के लिए। तो लोग बनना नहीं चाहते क्या डॉक्टर आजकल? मतलब बहुत कमी क्यों आ रही है इतनी? पहले तो पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, दूसरा है माइग्रेशन पॉपुलेशन। अगर आप हेल्थ केयर की बात करें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पे पैरिटी, लाइक जो काइंड ऑफ सैलरीज आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलती है एक फिजियोथेरेपिस्ट को, दैट इज़ मच हायर कंपेयर टू इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट। तो एक अट्रैक्शन पॉइंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी है वहाँ पे, इसलिए बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं और दे लाइक और दे वांट टू ट्रैवल। बट थिंग्स आर चेंजिंग। मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल दे आर कमिंग बैक टू इंडिया और वो यहाँ पे कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली स्टार्टअप इकोसिस्टम की वजह से उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली रहा है इसमें। अच्छा, अभी तो चाय कॉफ़ी की बात कर ली, अब तो बेंगलोर का कल्चर तो अल्कोहल तो है ही, बिना उसके तो चलता ही नहीं लोगों का काम। फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन ऑफ रहते हैं सब। तो अल्कोहल कंजम्पशन लिखा तो है कि हार्मफुल है, बट कितना हार्मफुल है? क्या मतलब उसमें ये भी लिखा होता है कैंसर हो जाएगा, पर अगर आप है ना रोड के एक्सीडेंट देखो तो वो ज़्यादा, उनसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं रादर देन ड्रिंक करने से। आप देखोगे स्ट्रेस से ज़्यादा लोग मर रहे हैं रादर देन ड्रिंक करने से। आप देखोगे डायबिटीज से ज़्यादा लोग मर रहे हैं रादर देन ड्रिंक करने से। तो अल्कोहल जो कंजम्पशन है वो एक्चुअली हार्मफुल है या नहीं है? राइट, सी अल्कोहल कंजम्पशन डेफिनेटली इज हार्मफुल टू हेल्थ इन क्रॉनिक, ठीक है। कौन से टाइप का अल्कोहल है वो भी मैटर करता है, लाइक रेड वाइन इज कंसिडर्ड गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। गुड। यस, रेड वाइन, ओके, बट नॉट बियर, ओके। सो इंसान क्या कंज्यूम कर रहा है, कितने क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है, ये हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है। दूसरा, अल्कोहल
स्टडीज़ में पाया गया है कि अल्कोहल जो हमारी बोन है उसका जो बोन मैरो कॉन्सेंट्रेट है उसको डेफिनेटली कम करता है, बोन मेरो को। बोन मैरो को। ठीक है, तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है अगर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। तो ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, डेफिनेटली इट इज़। बट अगेन एज आई सेड कि क्वांटिटी मैटर्स ओवर दिस, कि जितनी ज़्यादा आप एक्सीडेंट्स की भी अगर बात करें तो जो बहुत ही ओवरली ड्रंक पर्सन है उसी से एक्सीडेंट होगा, या जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ड्राइव कर रहा है उससे एक्सीडेंट हो रहा है, राइट। अल्कोहल से भी शुगर लेवल अफेक्ट हो रहा है एंड इवेंचुअली इज लीडिंग टू प्रॉब्लम। सो डायबिटीज का कहीं ना कहीं लिंक है अल्कोहल के साथ, ओके। राइट। और स्मोकिंग से भी आपको बोन मेरो को कमजोरी पड़ती है? स्मोकिंग डायरेक्टली नॉट, बट इनडायरेक्टली यस, जैसे वो आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, राइट। सो जब आपके लंग्स को अफेक्ट हुआ तो आपकी ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी में कम हो रहे हैं, तो ब्लड क्वालिटी खराब होती है, ब्लड क्वालिटी खराब होती है और जो आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट करती है। सो डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इट इज लिंक्ड। चलो ये तो हो गई, मतलब जो ड्रिंकर हो गए, नॉन मतलब जो ड्रिंकर हो गए वो कम लोग ही हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 140 करोड़ देश में, इंडिया में लोग हैं, तो 140 करोड़ ही लोग नमक तो खाते होंगे। बिल्कुल। तो नमक भी हार्मफुल होता है क्या? जैसे वाइट नमक आता है, सेंधा नमक आता है, मतलब बहुत बोला जाता है कि ज़्यादा नमक भी आपके मतलब बोन्स को गला सकता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा नमक नहीं खा सकते हो, कम नमक, अगर नमक कम भी है तो भी दिक्कत है। तो ये क्या मिथ है? राइट। सो नमक अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे बॉडी के लिए। जो सोडियम चाहिए हमारी बॉडी को, ये ज़रूरी है क्योंकि आपको ये मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने ये हाथ अपना हिलाया, ये क्यों मूवमेंट हुआ? क्योंकि मेरे नस से एक मैसेज आया ब्रेन से कि आपको इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है। तो वो एक पूरा चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो केमिकल रिएक्शन में सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक्सेस सॉल्ट जब हम लेते हैं बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर पाती, निकाल नहीं पाती है, ठीक है। और वो जब नहीं निकल रही है तो वो ब्लड स्ट्रीम में ही एक्स्ट्रा सोडियम जा रहा है, राइट। ये क्रिस्टल डिपोजिशन के फॉर्म में बनने लगता है और जो एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है कि भाई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है प्लस आपके ब्लड स्ट्रीम में सोडियम लेवल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्लैक्स बनने लगते हैं जो हार्ट अटैक का फिर फ्यूचर में कारण बनती है, ब्लड प्रेशर का कारण बनती है। तो कौन सा नमक खाना अच्छा बेटर रहता है? सेंधा नमक जो लाल वाला आता है, रॉक सॉल्ट खाना बेटर रहता है या वाइट सॉल्ट खाना अच्छा रहता है? रॉक सॉल्ट इज ऑलवेज बेटर क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा जो है और इट्स अ मच मोर नेचुरली मेड सॉल्ट, ठीक है। बट अगेन जो टेबल सॉल्ट है उसको भी आप ले सकते हो, इट विल नॉट कॉज हार्म टू यू, आप उसको ज़्यादा मत खाइए। अच्छा, ज़्यादा नहीं खाना, मतलब आप सब कुछ काम कर सकते हो बट लिमिटेड मात्रा में करोगे तो सब कुछ बेटर रहेगा। यस। अच्छा, एक चीज़ और, अपन ड्रिंक की बात करते हैं जिसमें पपाया और पपाया मिल्क शेक, तो पपाया और दूध का शायद दोस्ती नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। आप बताओ कितना मिथ है? राइट। सो ये एक आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट है। मॉडर्न मेडिसिन या अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें तो अभी भी इतने स्टडीज़ नहीं हुए जिसने क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया हो। एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ा है कि जिसमें इस चीज़ को कहा गया हो। बट आयुर्वेदा स्ट्रांगली बिलीव करता है कि फ्रूट और मिल्क ये विरुद्ध आहार है। दोनों को साथ में कोई अगर भी आप fruit? कंज्यूम, हाँ, कोई भी फ्रूट और साथ में कंज्यूम करते हो तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। और इसीलिए पपाया और मिल्क का कॉम्बिनेशन अवॉइड करना कहा जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि मेडिकल साइंस लुक फ्रॉम एविडेंस पर्सपेक्टिव, कि आपने एक ग्रुप ऑफ लोगों को लिया और उसमें टेस्ट करा कि आपने जब इस चीज़ को रिपीटेडली कंज्यूम किया तो उससे क्या इम्पैक्ट आए। तो ये एक बहुत ही एक स्टडी होनी चाहिए। वो स्टडी फिर आपको एक कंक्लूजन पे लेके आती है कि येस इट इज़ अ फैक्ट। तो ऐसी कोई स्टडी अभी हुई नहीं है जो ओके, इस बट चीज़ को, आयुर्वेदा बोलता है ऐसा हाँ, आयुर्वेदा कि डेफिनेटली कोई भी फ्रूट हो, चाहे बनाना हो, चाहे पपाया हो, चाहे मैंगो हो, उसको, पर मैंगो शेक तो अपन पीते हैं ना, कितना एग्जैक्टली। ही हो बट तो। अगेन इट्स अ पार्ट आयुर्वेदा प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये विरुद्ध आहार है। कोई भी फ्रूट और मिल्क को साथ में नहीं लेना चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा मैडम, तो फिर क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और तो ब्लड टेस्ट करा के पता चलेगा। अच्छा, बोन्स को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए कैसा, कौन सा बेस्ट फूड है जो खाना चाहिए, मतलब डेली खा सकता है आदमी? राइट। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारे डाइट में बोन्स को मजबूत करने के लिए। बहुत सारे सोर्सेस है कैल्शियम के लिए, जैसे सिसमी से तिल हो गया, मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। बनाना, फ्रूट्स जो सफ़ेद कलर का फूड है, पनीर है, टोफू है, बनाना है, इससे आप काफ़ी अच्छा
कैल्शियम मिल सकता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करें तो एग का जो वाइट पार्ट है दैट इज़ वेरी गुड सोर्स फॉर कैल्शियम। अच्छा, एग का वाइट पार्ट खा सकते यस यस डेफिनेटली खा सकते हैं। तो ये एक अच्छे सोर्स ऑफ कैल्शियम में आते हैं। क्वांटिटी अगेन जैसे मैंने कहा आप अपने एज को देखिए और उसके हिसाब से अगर आप क्वांटिटी लेंगे तो ये बेटर है। लेकिन हम लोग अगर हमारे इंडियन डाइट की भी बात करें तो ऑन एन एवरेज दिन में 1 ग्लास दूध तो लोग पीते ही है, पी लेते हैं, राइट? पर आप मना करते हैं ना आजकल तो कि दूध नहीं पीना चाहिए बिल्कुल भी, आप तो बड़े हो गए, आप थोड़ी दूध पियोगे, बच्चों को दूध पीना चाहिए, राइट। ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, सो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है A1 मिल्क और A2 मिल्क का। A1 और A2। हाँ, सो क्या होता था पहले हम लोग जो दूध पिया करते थे ये इंडियन ओरिजिन ब्रीड ऑफ काउ से आया करता था। अभी जैसे मिल्क रेवोल्यूशन आया तो मिल्क का डिमांड बढ़ गया तो क्रॉस ब्रीडिंग होनी ज़्यादा बढ़ गई। तो अभी फॉरेन की जो ब्रीड्स होती थी ये यूजुअली जो मिल्क देती है ये A1 टाइप का मिल्क होता है। ये एक अलग प्रोटीन कंटेंट है विच इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर ह्यूमन स्टमक, राइट? तो उसके वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस बढ़ता है लोगों में, राइट? जो आप अगर देखेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो पॉपुलेशन है ये फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया, राइट? आज भी हमारे यहाँ मिल्क या दूध पीना अच्छा माना जाता है, राइट? क्योंकि हम देसी काऊ का मिल्क पिया करते थे तो वो अभी कम अवेलेबल है। अगर आप A2 मिल्क पियेंगे इट विल नॉट कॉज हार्म टू यू। ओके, A2 मिल्क पीना चाहिए। A2 मिल्क इज़ वेरी गुड। वाह। अच्छा, बैंगलोर जैसी सिटी हो गई, कुल्लू मनाली हो गया, बैंगलोर हो गया, जहाँ पे सनलाइट बहुत कम आती है, तो वहाँ के जो लोग हैं और जिन जो सनलाइट लेने वाले लोग हैं, जैसे राजस्थान में तो धूप ही धूप है, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, कोई डिफरेंस होता है या फिर सनलाइट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए बैठ के थोड़ी देर? सनलाइट डेफिनेटली लेनी चाहिए। पर बैंगलोर जैसी सिटी में कैसे ली जाए, तो धूप ही नहीं आती। हाँ, सो यहाँ पे और आर्टिफिशियल वे है वो है रेड लाइट थेरेपी। ये एक आई वोंट से नई टेक्नोलॉजी, हम लोग तो बहुत पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम लोग पेन रिलीफ मेथड में यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, वो लाल कलर की लाइट आती है, वो हाँ है क्या जी, ये? लाल कलर की लाइट होती है और उसके अभी चेम्बर्स मिलने शुरू हो गए हैं। और क्रायोथेरेपी का भी आपने सुना होगा, ये एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है कि जब एथलीट्स या जो कोई इंसान वर्कआउट कर रहा है उसके बाद एक क्रायो रूम होता है जहाँ पे एकदम लो टेम्परेचर होता है, आप थोड़ी देर वहाँ रहते हो तो आपकी बॉडी को वो रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है। वेरी सिमिलरली रेड लाइट थेरेपी जो है ये आपको हेल्प करता है टू, आई वोंट से इट कैन 100% रिप्लेस द पावर ऑफ सनलाइट, बट ये आपको हेल्प डेफिनेटली करता है जो आपका विटामिन डी लेवल्स को कंट्रोल करने में। और फिर भी अगर आप डेफिशिएंट हो तो सप्लीमेंट्स है। ओके, या तो वो भी आपको पता लगाना पड़ेगा ब्लड टेस्ट के ब्लड थ्रू ही। टेस्ट, यस। ब्लड टेस्ट करा लोगे तो आपको सारी ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी कि यार ये आपको चीज़ें लेनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। ओह, अब ब्लड टेस्ट वालों का मार्केट बढ़ा दिया आपने तो आज। अब बता लोग, हज़ारों लोग वो ब्लड टेस्ट कराने लग जाए, कोई हमारी रील वायरल हो जाए, उससे पता चले कि अच्छा ब्लड टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, तो ब्लड टेस्ट का मार्केट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लेना चाहिए? फ्रूट्स, दूध, दही, घी, ये सब एक कॉमन फूड है जो खाना चाहिए या फिर इसमें से भी कोई अवॉइड करना चाहिए? जितना भी नेचुरली अवेलेबल फूड है वो बिल्कुल खाना चाहिए, 100%। 100% खाना चाहिए, ठीक है? बैलेंस करना ज़रूरी है, कौन से टाइम पे आप कितने मात्रा में ले रहे हो वो उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप दही की बात करते हैं, अगर आप उसको शाम के समय में खाएंगे, स्पेशली बैंगलोर जैसे वेदर में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है कई बार, राइट? और अगर आप कर्ड शाम को लेंगे तो वो आपको डेफिनेटली सर्दी जुकाम करेगा। सुबह लेना सुबह चाहिए। लीजिए आप। मैम, थोड़ी सी बात और करते हैं, मतलब आई थिंक वी हैव कवर्ड लॉट मेनी थिंग्स, जहाँ से पता चल जाएगा मतलब एक्चुअली करना क्या है, किसी को खाना क्या है और करना क्या है। कुछ बातें और हैं बोन से रिलेटेड जो मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब एक तो जो जॉइंट पेन होता है वो किस मेजर रीजन की वजह से होता है? किसी भी में भी, जैसे अगर जवान में भी होगा और बूढ़े में भी होगा, तो क्यों होगा वो? बचपन से लेके एजेड के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करते हैं। बच्चों में यूजुअली जॉइंट पेन जब हो रहा है तो ये एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं जुवेनाइन आर्थराइटिस, ठीक है? हमें लगता है आर्थराइटिस सिर्फ एजेड लोगों को होता है, बच्चों को भी होता है, ठीक है? ये अक्सर जब बच्चा प्यूबर्टी अटेन करता है 15 से 16 साल की एज में, उस समय ये कॉमनली देखा गया है, ठीक है? तो उस टाइम जॉइंट पेन इनको देखने मिलेगा, बट ये एक ऐसी चीज़ है और रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट ये कंट्रोल में आ जाएंगी। फिर जो दूसरे जॉइंट पेन्स आने शुरू होते हैं वो हमारे मिड एज में आने शुरू होते हैं। ये होते हैं ओवर यूज़ की वजह से या इंजरीज की वजह से। अगर मैं कंटिन्यूसली गर्दन को आगे करके बैठी हूँ
तो मेरे जॉइंट को आदत पड़ जाएंगी बिल्कुल आगे ऐसे रहने की, तो मेरा जॉइंट घिसने शुरू हो जाएगा, तो मुझे नेक में पेन आनी शुरू हो जाएंगी। या फिर जैसे आपने कहा, मैं पूरा टाइम अगर मेरे पैर को ऐसे फोल्ड करके ही हूँ, मूव नहीं कर रही हूँ, राइट, तो यहाँ पे टाइटनेस बढ़ती है, ठीक है, तो मुझे नी पेन आनी शुरू हो जाएंगी। वही अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव इंडिविजुअल हूँ, जैसे मैं एथलीट हूँ या मैं जिम जाती हूँ और मैंने किसी दिन बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया या कोई गलत फॉर्म कर लिया, तो मुझे मेरे लिगामेंट्स या मेनिस्काई जो होते हैं मेरे जॉइंट के अराउंड, वो डैमेज होने की वजह से या चोट लगने की वजह से मुझे जॉइंट पेन हो गया। तो ये हुआ मेरे मिडिल एज वाली पार्ट। फिर आते हैं ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में डीजनरेशन मतलब एजिंग के वजह से होने वाले जॉइंट पेन ये शुरू होने हैं, राइट। तो हर एक एज में आपको जॉइंट पेन हो सकता है और उसका कारण जो है वो बहुत ही अलग होगा। या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आपने नाम सुना होगा, राइट। तो इसमें क्या है कि आपके बॉडी के सेल्स आप ही के अगेंस्ट काम करना शुरू करते हैं। तो ये आपकी जो इम्यून सेल्स है, ठीक है, उन्हें ये लगता है कि आपके जॉइंट्स को कुछ तो दिक्कत है, वो और ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं और आपको छोटे छोटे जॉइंट जैसे उंगलियां है, रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर है, नी है, यहाँ पे पेन आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर तो ये बोलते हैं कि ये तो बैड लक है, मतलब इसका कोई कारण नहीं है कि मतलब ये क्यों हुआ। राइट, एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल सही है कि इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। हाँ, जेनेटिक्स एक रोल प्ले करता है। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो बहुत सारा चांसेस है कि आपको भी हो सकता है। ये कंट्रोलेबल नहीं है, बट इसकी जो अगेन अगर आप पूरे इंडियन पॉपुलेशन को देखेंगे तो हार्डली 2 to 3% लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होगी। जो मेजॉरिटी लोगों को जॉइंट पेन हो रहे हैं वो तो लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रहे हैं। मतलब आप मेडिकल साइंस में सब ये मानते हैं कि लक होता है। यस, डेफिनेटली। वो तो क्योंकि एविडेंस पे बात करते हैं ना कि इसकी वजह से ये हुआ है, मतलब इसका कोई कारण पता नहीं चल पाया आज तक कि मतलब बॉडी ने ऐसा क्यों रेस्पॉन्स किया। बिल्कुल, बहुत सारे आप मेडिकल जर्नल्स देखेंगे या मेडिकल कंडीशन के नाम देखेंगे, उसमें एक टर्म यूज किया जाता है इडियोपैथिक। इसका मतलब है कि विदाउट नोन कॉज। अच्छा, इडियोपैथिक। यस, अच्छा, उनको नहीं पता होता है कि क्यों। और फिर इसके बाद स्टडी भी इसलिए नहीं करते क्योंकि कम लोगों को है इसलिए। स्टडी होती है लेकिन उस पर कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिल पाते, इसलिए वो आगे चल के एज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट आगे नहीं आती। मतलब भगवान पे छोड़ देना सब फिर। सभी नहीं है, बट ऑल्टरनेटिव्स फिर ढूंढे जाते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसमें। मतलब बच्चे की जो बोन होती है और फिर जो बड़ा हो जाता है मतलब बोन में बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है क्या, कितना डिफरेंस आता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में 275 से लेके 300 तक के बोन्स होते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं वो बोन्स 206 हो जाते हैं। मैं आपको लगेगा इतना बड़ा डिफरेंस कैसे। हम जब पैदा होते हैं तो हमारी बोन्स जुड़ी हुई नहीं होती है, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में होती है, लेकिन एक पैटर्न में होती है। जैसे जैसे हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं वो बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है और इवेंचुअली वो 206 बचती है। ये फर्क है, ठीक है। तो बच्चे के जो बोन है ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से मैलिएबल भी होते हैं। मैलिएबल का मतलब है आप जो शेप दोगे वो शेप ले लेंगे। कई बच्चे होते हैं जो जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, उनके आर्च नहीं होते। अगर कई लोगों में है ये आर्च, अगर नहीं है तो हम अगर बचपन में उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हम वो आर्च को डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोन्स जो है उसको आप जो शेप देंगे वो शेप वो ले लेगा बचपन में, क्योंकि वो अभी जुड़े नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट होते हैं तो हमारे बोन ने एक शेप ले लिया है, अभी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों के बोन में और बड़ों के बोन। मुझे ऐसा लगता है कि ना माँ बाप को ये अवेयरनेस नहीं है कि मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब मेरा बच्चा है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करा लो कि भैया कि सब फाइन है, कि हाइट वेथ मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम होता है उसको उसको वहीं पे क्योर किया जा सकता है। बिल्कुल बट ये करते नहीं है, बिल्कुल नहीं करता। 99% नहीं करते होगा Yes. पूरे इंडिया में। यस, कई बच्चे हैं जिनको बर्थ से पैर के शेप में दिक्कत होती है, स्पाइन के शेप में दिक्कत होती है, एक एस शेप का आपका स्पाइन बन जाता है, ठीक है। इसको स्कोलियोसिस कहते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में बहुत बैक पेन की दिक्कत दे सकती है लोगों को, ठीक है। कई बच्चे होते हैं उनके नी जॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, जो घुटने हैं हमारे थोड़े बेंड होने चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, मतलब कि उनकी जॉइंट्स में बहुत एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़रूरत से ज़्यादा। उनके लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा लैक्स है, तो उनमें इंजुरी ज़्यादा होती है, उन बच्चों में डिसलोकेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। ये चीज़ें अगर हमें पहले पता चल गई तो हम उस हिसाब से कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जिससे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक 25 से लेकर 35 तक वाला जो बंदा है उसको
स्ट्रॉन्गर, हेल्दी और मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहना है तो क्या करना चाहिए? आई थिंक जैसे मैंने कहा 4 पिलर्स है हमारे हेल्थ के। एक है हमारा न्यूट्रिशन, एक है हमारा स्लीप पैटर्न, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ। ये 4 चीज़ों पे अगर हम बैलेंस बना के रख सकते हैं तो आप एक हेल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हो। न्यूट्रिशन का एक सिंपल सा फंडामेंटल है, रेगुलर चेकअप्स, आपके जो भी डेफिशिएंसीज है उसको आप ओवरकम कर लीजिए और जितना हो सके उतना घर का बना हुआ बैलेंस्ड खाना खाइए। बाहर कम से कम खाना है। हाँ। मैडम थोड़ा आप जो अभी बिजनेस कर रहे हैं, जो वेंचर कर रहे हैं, आपने बोला ना 1 बिलियन लोगों को ये बताना है कि मतलब आप हेल्दी लाइफ कैसे जी सकते हो, तो थोड़ा वेंचर के बारे में भी बता दो कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअली। हमारी कंपनी का नाम है हेल्थ क्यू रिहैब। हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन कंपनी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिजिटल माध्यम यानी कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और हमारा जो डिजिटल कम फिजिकल मॉडल है इसको हम यूज़ करके, इसका इस्तेमाल करके ग्लोबल ऑडियंस को सर्व करना चाहते हैं या ग्लोबल इंडियन को सर्व करना चाहते हैं। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी आपको कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ होती है स्पेशली आज के ज़माने में, तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ है। जैसे लोग, किसी इंसान को अगर कमर का दर्द हुआ तो ये बार बार आ सकता है। स्टडी में देखा गया कि जिसको एक बार कमर का दर्द हुआ है उसको 4 बार लाइकली चांसेस है कि उसको साल में 4 बार मिनिमम बैक पेन अटैक्स आएंगे। तो एक बहुत ही मेंटेनेंस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जो कस्टमाइज्ड हो उस इंसान के लिए। तो हम चाहते हैं कि एक इंसान जो कहीं पे भी पूरे दुनिया भर में जा रहा है वो अपनी थेरेपी कंटिन्यू कर पाए। तो इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे कुछ दिनों के लिए पेशेंट को हमारे सेंटर में आके थेरेपी लेने की ज़रूरत होती है और हमने पार्टनर सेंटर्स बनाए हैं जो हम अभी एक्सपांड कर रहे हैं पूरे देश में, ताकि अगर वो आज बैंगलोर में है बट किसी दिन अगर दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली के पार्टनर सेंटर में भी जाके वो अपने फिजियोथेरेपी सेशंस ले सकते हैं और हमारी टीम जो है वो कनेक्टेड रहेगी और मदद करेंगी कि उनका थेरेपी कैसे कंटिन्यू हो रहा है। और बाद में फिर ऑनलाइन के माध्यम से वो अपनी जो रेगुलर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट आता है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का पार्ट आता है, मेंटल हेल्थ का पार्ट आता है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है, हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट भी है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मेथड को यूज़ करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ों का, और फिर वर्कआउट फॉर्मेट्स जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बने जिनको कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि अगर नी पेन है तो पेन फ्री वर्कआउट हमने इसका नाम दिया है। किसी भी इंसान को चोट लगी है, डैमेज हुआ है, तो अगर आप रेगुलर जिम में जाएंगे तो चांसेस है कि आपको इनिशियली पेन हो सकता है, लेकिन अगर आप पेन फ्री वर्कआउट को कुछ दिनों के लिए करते हैं फिर अपने जिम को हिट करते हैं तो आप बहुत आसानी से ट्रांजिशन कर पाएंगे। तो ये हमने एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया और इसको हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट का नाम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर किसी को रीच आउट करना होगा तो आई थिंक दे कैन इजीली रीच आउट टू यू। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैडम, फॉर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर के लिए क्या लेना चाहिए लोगों को? मुझे लगता है स्टार्टिंग स्मॉल इज़ द बेस्ट वे टू डू। छोटा सा चेंज जो आसानी से अगर आप कर सकते हैं वो है, एक रेजोल्यूशन ले लीजिए कि आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बाहर का खाना खाएंगे। होटल बंद करवाओ। होटल आप थोड़ा सा कुकिंग स्किल सीखिए, खुद का खाना बनाना सीखिए और खुद से बना के खाइए, वो आपको काफ़ी लंबे समय तक के हेल्दी रखेगा। एक और रेजोल्यूशन, छोटा सा चेंज ला सकते हैं, वो है कि अगर आप एक जगह पे काम करने बैठे हो तो छोटी छोटी एक्सरसाइज कीजिए। सिंपल नेक को साइड टू साइड मूव करना, नीचे और ऊपर बेंड करना, शोल्डर को ऊपर और नीचे करना, रोटेट करना, ये बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको अपने हैबिट में डाल देते हो कि हर 3 घंटे में आप छोटा सा मूवमेंट करते हैं, उससे आप काफ़ी हद तक के अपने जॉइंट पेन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। पर पॉडकास्ट कर रहे होंगे तब क्या करें? जैसे मैंने कहा, आप थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हो, राइट, यहाँ से इस तरह गए, थोड़ी देर आप आगे ऐसे बैठे, तो थोड़ा सा पोस्चर को चेंज कीजिए। तो ये जितने भी पॉडकास्टर हैं उनके लिए मैसेज है बिल्कुल। कि आराम से बैठ के हिल डुल सकते हो आप। हाँ, ओके मैम, चलो थैंक यू सो मच चलिए, मैम, थैंक काफ़ी यू सो मज़ा आया मच। आपसे मिलके।